नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया के नक्शे पर फिर से समीकरण बदल रहे हैं। मध्य पूर्व एशिया तक जंग की आवाज गूंज रही है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की एकजुटता नजर आ रही है, जिसकी वजह है इसका हमास नेताओं के कतर में छिपे होने की पुख्ता जानकारी। और इसके बाद इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में शांति भंग होती नजर आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं। कतर की राजधानी दोहा में सम्मेलन चल रहा है। ये देश हैं अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, कुमरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, टर्की। इसमें से कुछ अमेरिका के दोस्त भी हैं, जैसे कि कतर, टर्की, पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा की, इसे असंतोषजनक बताया, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया कि हमारे दुश्मन दुनिया में जहां कहीं भी छुपे होंगे, हम उनका खात्मा तय करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से इस तरह की कार्रवाई से बचने की अपील कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है, जिससे इस हमले से पैदा हुए कूटनीतिक संकट को कम किया जा सके। यानी कतर पर हमले से अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप वापस आए दुनिया पर धाक जमाने के लिए, टैरिफ पावर दिखाने के लिए, लेकिन हालात ये बन गए, न रूस यूक्रेन मानने को तैयार, न इजराइल बात सुनने को तैयार, न मिडिल ईस्ट को वो अपने दोस्त को बचा पा रहे हैं। चीन कोई बात सुन नहीं रहा, भारत कोई बात मान नहीं रहा। यह तो हालत हो गई है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे पावरफुल नेता की। लेकिन इजराइल ने साफ किया है कि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और ये पूरी तरह से इजराइल की स्वतंत्र कार्रवाई थी। लेकिन क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप अपना दामन बचा पाएंगे? अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में इस नई अशांति से परेशान है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ एक बार फिर से मुस्लिम देश एकजुट होने लग गए, दोहा में बैठक कर रहे हैं। अरब से एशिया तक इस्लामिक वर्ल्ड में इजराइल की नीतियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। 21 मुस्लिम देशों ने इजराइल के ताजा हमलों की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब से लेकर तुर्की और पाकिस्तान से लेकर कतर तक लगभग हर मंच पर इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद हो रहा है। असल में जब भी इजराइल फिलिस्तीन में टकराव बढ़ता है, तो पूरी दुनिया की नजर OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की होती है। 57 देशों का यह सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है, जहां अक्सर इजराइल के खिलाफ बयान जारी किए जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि सबकी सोच और रणनीति एक जैसी नहीं है। इजराइल के सामने हर मुल्क कमजोर और ढीला नजर आता है, जिसके चलते कुछ देशों जैसे कि ईरान, पाकिस्तान खुलकर इजराइल के विरोध में उतरते हैं। वहीं सऊदी अरब, UAE, कतर जैसे देश बैकडोर डिप्लोमेसी और समझौते की राह पकड़ लेते हैं। तुर्की, कतर और फिलिस्तीन के सपोर्ट में आक्रामक बयानबाजी करते हैं। मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों के इजराइल से कूटनीतिक संबंध भी हैं। ऐसे में इजराइल के खिलाफ एकजुटता का असर कम दिखाई देता है। बयान और मंचों पर सभी देश इजराइल की नीतियों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, लेकिन बात जब ठोस कदम की आती है, जब एक्शन की होती है, तो अलग अलग देश अपने अपने फॉरेन डिप्लोमेसी के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से फैसला करते हैं। यही वजह है कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की एकजुटता सुनने में तो बड़ा है, लेकिन असलियत में यह बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। इजराइल फिलिस्तीन टकराव हर बार मुस्लिम देशों को करीब तो ले आता है, लेकिन ये पूरी तरह एकजुट नहीं हो पाते। यह आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक पहेली है। लेकिन मिडिल ईस्ट की इस अशांति से अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ गई है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की, जो हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं। चाहे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में हो, या फिर दुनिया भर में अमेरिका के डिप्लोमेट रिलेशंस को लेकर हो, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? और मिडिल ईस्ट की इस अशांति का नतीजा क्या होगा? क्योंकि दूसरे मोर्चे पर रूस नेटो के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और नेटो मुल्क रूस के खिलाफ अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। आखिरकार होने क्या वाला है इस पूरी दुनिया में? क्या अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा और मिडिल ईस्ट में एक नई अशांति पैदा होगी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेहमत ओजतुर्क टर्की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ दवे विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले चलेंगे तुर्की
और मेहमत ओस्तुर जी का स्वागत करेंगे, तमाम मेहमानों का स्वागत करेंगे और दर्शकों का भी बहुत स्वागत करेंगे। मेहमत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बिल्कुल नल एंड वॉइड होती जा रही है, वो कहीं भी सिचुएशन नॉर्मल कराने में फेल साबित हो रहे हैं। और कतर पर जब अटैक हुआ तो अमेरिका कह रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं, जबकि उसके एजेंट्स हर जगह घुसे हुए हैं CIA के, वो फिर भी कहते हैं हमें पता नहीं। और मिडिल ईस्ट का जो ये सिचुएशन है, स्पेशली ये जो कतर वाला है, ये किधर लीड करेगा, क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया आपको और आपकी मेहमानी और व्यूअर्स को। तो मेरा ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स जो सब कुछ हो रहे हैं उसमें कॉम्प्लिसिट है। एक तरफ गाजा में एक जेनोसाइड कमिट किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के एमुनेशन और वेपन्स इस्तेमाल किया जा रहा, ये तो एक बात। और दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है, इसी की वजह से इसराइल को एनेबल करता यूनाइटेड स्टेट्स। और ये भी पता चला है कि यूनाइटेड स्टेट्स को पता था, क्योंकि इसराइल ने वाइट हाउस को खबरदार किया था, उनको इंफॉर्मेशन दिया था। और यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। उनके इंफॉर्मेशन के बगैर इसराइल दोहा तक, कतर तक पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर मसाफा है इसको खती करना और रिफ्यूल भी करना है। तो इसीलिए ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड किंगडम शायद बता रहे हैं, वो सही बात नहीं, वो सही बात नहीं कहता। और दूसरा तरफ कतर जो मिडल ईस्ट और गल्फ के मुल्कों में से एक है, वो एक ब्रिज की हैसियत रखता। और हमास और इसराइल के दरमियान शुरू से अब तक ये मेडिएशन की कोशिश करता है। तो मेरा ख्याल में अगर आप मुझे पूछ लेंगे कि इसका क्या वजह हो सकता इसराइल की कतर के खिलाफ जारियत की, मैं ये कह सकता हूँ, एक तो उसको सज़ा देना है। किस लिए? इसीलिए कि आपको पता होगा अल जज़ीरा कतर बेस्ड एक TV चैनल है, और गाज़ा की जेनोसाइड के एक्सपोज करना में उनकी बहुत अहम किरदार हासिल हुआ है। इसकी हम इसी बात से भी समझ सकता कि अब तक गाज़ा में तकरीबन 300 के करीब जर्नलिस्ट कत्ल कर दिया गया है, ये एक बात है। और दूसरा बात ये हो सकता कि आपको भी पता था, और इसके जो हमास के वफद था उसके मकसद ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रपोजल था सीज फायर के लिए, उसके लिए वो उधर जमा हुआ था। शायद सीज फायर की जो प्रोसेस है उसको डिरेल करने के लिए उसने हमले किया है। और तो शो फोर्स भी शायद इसकी एक सबब भी हो, लेकिन मेरा ख्याल में ये बात भी आता है, शायद किसी को पता न हो, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी जो जनरल स्टाफ हो उनको पता हो कुछ चीज़ ऐसा हुआ है फील्ड में, जंग के मैदान में, और वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए इसको पनिशमेंट के लिए, सज़ा देने के लिए इसराइल ने कतर के खिलाफ जारियत किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सिवात सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक जी भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। सिवात सर, जो बात मेहमत साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि अमेरिका को पता ना और कतर पर हमला हो जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे भाई रूस यूक्रेन में मैं सीज फायर करा दूंगा 3 महीने के अंदर, इसराइल गाजा में सीज फायर करा दूंगा 3 महीने के अंदर, और कहते हैं यूक्रेनी लोगों की जान जा रहे हैं भारत की फंडिंग की वजह से। अरे भाई, गाजा में जितने लोगों की जान गई अमेरिकी हथियार उसकी कोई काउंटिंग है क्या?
और आप हर मोर्चे पर फेल हुए, डिप्लोमेसी में फेल हुए हैं, रिलेशनशिप में फेल हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात की जाए तो। हाँ बिल्कुल विवेक देखो, कुछ एक आप ये कहो कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रशिया यूक्रेन की बिल्कुल अलग है जो इजराइल हमास, कहीं ना कहीं इजराइल हमास की जो बात है वहाँ पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। और वो अभी इजराइल ने ये सोच रखा है जब तक हमास का पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देंगे वो लड़ाई रोकेंगे नहीं, कोई ना कोई बहाना मार के नेतन्याहू लड़ाई को जबरदस्त रखेंगे। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये खुद पे खुद होस्टेजेस को दे दें, और जिस प्रकार से वो गाजा सिटी के अंदर हमला कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अभी भी हमास की कोई 30 से 40% के करीब मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जब तक उसको नष्ट नहीं करेंगे मुझे लगता नहीं इजराइल रुकने वाला है। ये जो हमला हुआ है कतार में, ये 2300 किलोमीटर के करीब गैप है कतार और इजराइल के बीच में, तो ये सोचना कि क्या इजराइल ने अकेले मिलकर ये कर दिया, ये नामुमकिन है। ये अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ये एक ही पेज पे हैं, एक जो मिडल ईस्ट में जिस प्रकार से उन्होंने ये सोच विचार किया है कि हमने किसी तरीके से हमास को पूरी तरीके से खत्म करना है, फिर हिजबुल्ला और होती रिबल की भी मिलिट्री कैपेबिलिटी ज़्यादा डाउन होगी, बल्कि अभी भी हमास की है। अब ये समझ आने की चाहिए कि कतार पे हमला क्यों किया इजराइल ने। देखो वो इसको फ्लेयर अप करना चाहता है, वो नहीं चाहता ये लड़ाई रुके, क्योंकि अभी मैंने बताया कि नेतन्याहू चाहते हैं कि लड़ाई बढ़ती रहे, और वो टारगेट कर रहे थे कुछ एक जो हमास के लीडर वो टारगेट करके सक्सेसफुल भी हुए। मगर ये सोचना कि ये लड़ाई बंद हो जाएगी और कुछ ना कुछ ये जो OIC के और अरब कंट्रीज की जो आपस में बातचीत हुई है दोहा में, क्या ये कुछ कोई कॉन्क्रीट प्लान बनाएंगे इजराइल के अगेंस्ट, मुझे लगता नहीं। क्योंकि जो एक प्रकार ये आप ये कह सकते हैं कि आपस में इकट्ठे तो आए हैं और कुछ ना कुछ ये बयानबाजी भी करेंगे, मगर कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइडेड हाउस है। इसके अंदर अमेरिका की तरफ पक्ष के जो लोग हैं उसको आप इजराइल की तरफ माने जाए, सऊदी है, UAE है, कहेंगे टर्की है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी बड़ी प्लान बनाएंगे इजराइल के अगेंस्ट ये अरब कंट्रीज, क्योंकि ये एक प्रकार जो इकट्ठा नहीं है। अब मुझे लगता है होगा क्या, देखो ये सच्चाई है कि ये इजराइल और हमास की लड़ाई और तीव्र गति होगी जब तक वो ये नहीं सोच लेंगे कि भाई हमने हमास को वाकई उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया, या हमास हाथ खड़े कर दे, वो सरेंडर कर दे, उसके चांसेस बड़े कम लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसके अंदर अमेरिका और इजराइल सेम पेज पे है और बातचीत करके कर रहे हैं, जबकि रशिया यूक्रेन लड़ाई में मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं है, क्योंकि पुतिन जो है वो बड़े हार्ड नेगोशिएटर हैं, और कहीं ना कहीं तो पुतिन देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे उनका पलड़ा भारी होता जा रहा है, और इसलिए वो नहीं चाहते सीज फायर हो, और अब वो चाहते हैं कि सीज फायर अगर होगा तो उसके टर्म्स में होगा। क्या नेटो कंट्रीज और अमेरिका इसको मानने को तैयार है? मुझे लगता नहीं। तो इसीलिए वहां पर भी लड़ाई रुकने के चांसेस बड़े कम है, मगर उस लड़ाई की तीव्र गति वहां भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पोलैंड और रोमानिया के लिए ड्रोन्स भेजे गए थे रूस ने, पलटवार यूक्रेन ने भी किया था, मुझे लगता है वहां भी लड़ाई जोरों से बढ़ेगी। ये सोचना कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ाइयां रुकवा सकेंगे, मुझे तो उल्टा लग रहा है, लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, अमेरिका के हथियार और बिकेंगे, अमेरिका का ऑयल और गैस भी कहीं ना कहीं यूरोप को जाएगा, और आज की तारीख में जो नेटो कंट्री यूरोप अपना डिफेंस को मजबूत करने की आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे, क्योंकि जर्मनी जैसा देश जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो न्यूक्लियर एम्ब्रेला जो अमेरिका का था वो नहीं रहा, अब वो फ्रांस और यूके की तरफ देख रहे हैं। 5% वो हथियार GDP का करेंगे, आने के टाइम में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर आज लड़ाई हो जाती है नेटो वर्सेस रूस, तो नेटो के पास इतने हथियार और अम्यूनिशन नहीं है कि वो 10-15 दिन से ज्यादा लड़ाई कर पाए, क्योंकि उनका जो जितने बनाने की कैपेबिलिटी थी, काफी हथियार और अम्यूनिशन उन्हें यूक्रेन को दे दिया। ये सबसे बड़ी चिंता के विषय है। अगर अमेरिका साथ नहीं आता तो बहुत मुश्किल होने वाली है यूरोपियन जो नेटो। लेकिन एक बात तो सही है आपकी, लेकिन आपने दूसरी बात जो कही, रूस यूक्रेन युद्ध, माफ कीजिएगा, हमास और इसराइल वाला युद्ध, गाजा और इसराइल वाला युद्ध, वो मुझे बहुत हद तक लगता है कि अब जो है इसराइल अब वो जो गाजा पट्टी है उसको ही बिल्कुल खत्म कर देना चाहता है, और उसको कब्जा करके उसको ग्रेटर इसराइल बना देना चाहता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये जमीन
हथियाने की लड़ाई अब ज्यादा नजर आ रही है। बकौल की हमास के ऊपर अटैक करके वे हमास को खत्म करना चाहते हैं, हम इसलिए हम ये हमला कर रहे हैं। अब मुझे लगता है, देखो विवेक, ये कहना कि क्या इजराइल गाजा पट्टी से बाहर नहीं निकलेगा, पूरे गाजा पट्टी को अपने कब्जे में ले लेगा, ये मुझे लगता है प्री मेच्योर होगा। क्योंकि गाजा पट्टी को रूल करना इजराइल की बस का नहीं है। 2007 में वहां से निकल के आया था, मगर यह सच्चाई है कि बिल्कुल कुचल देगा हमास को, का नामो निशान मिटाने की कोशिश करेगा। हाँ, जी, क्या ये इजराइल ये चाहेगा कि वहां पर ऑलमोस्ट उसकी 70-80% तो खत्म कर चुके हैं गाजा पट्टी में, बचा ही कुछ नहीं है। मगर अगर कर चुके हैं तो वो होस्टेजेस कहाँ हैं? मतलब ये है कि हम सब सोचते हैं कि इजराइल जो है अभी पूरे गाजा पट्टी को कंट्रोल कर रहा है। अगर गाजा पट्टी को कंट्रोल कर रहा है तो वो अपने होस्टेजेस क्यों नहीं छुड़ा पा रहा है? अगर वो एक प्रकार ईरान में हमला करके इस्माइल हानिया को मार सकता है तो वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि अभी भी हमास के अंदर इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है और वो लड़ रहे हैं, वो पलटवार भी कर रहे हैं। तो इजराइल रुकने वाला नहीं। क्या इजराइल उसके बाद इस गाजा पट्टी से नहीं जाएगा? ये मुझे अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, आगे क्या होने वाला है। मगर इजराइल अभी रुकने वाला नहीं है। और इजराइल नहीं रुकेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो फेल हो गए और मिडिल ईस्ट में एक नया कलेश शुरू हो गया है। मिडिल ईस्ट को अशांत कर दिया। मिडिल ईस्ट जो लंबे समय तक शांत रहा और वो अमेरिका को एक तरह से सिक्योरिटी मनी देता रहा, मिडिल ईस्ट पैसे निकाल निकाल के देता रहा, अमेरिका के बेस बनाए गए वहां पर, लेकिन आज वही अमेरिका मिडिल ईस्ट की रक्षा नहीं कर पा रहा। तो मुस्लिम देश किसी और देश की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? रूस की तरफ देखेंगे, चाइना की तरफ देखेंगे, उनको बोलेंगे अपने बेसेस ले जाओ यहां से। अमेरिका का वर्चस्व कब तक रहेगा मिडिल ईस्ट में और कब तक मुस्लिम देश और ओआईसी इसको स्वीकार करेंगे? दवे साहब से इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा, उसके बाद विवेक भाई और चक्रपाणी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ दवे जी। जी विवेक जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम आपके सभी दर्शकों को। विवेक जी, बिल्कुल सही आकलन किया है आपने। कतार जो है वो यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का एक नॉन नेटो एलाई है और ये पहली बार हुआ है कि इजराइल ने कतार की राजधानी दोहा में हमला किया, जबकि डिस्पाइट दिस कि ये यूएस का एक नॉन नेटो एलाई है। और उनके जो एम्बेसडर हैं उन्होंने यूएन में ये भी कहा है कि कतार एक्विजिशन है कि कतार जो है वो डे टाइम में मीडिएटर का काम करता है, मीडिएशन करता है, वहीं रात में वो जो है हमास को सपोर्ट करता है, इसलिए ये उन्होंने रीजनिंग दिया है। लेकिन दोहा के लिए ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच है और इसका जवाब जो है वो क्षेत्रीय सहयोग से देने की कोशिश कर रहा है। ये जैसे पहले जनरल सिवाज जी बता रहे थे कि ये कोशिश ही है, क्योंकि उनके बीच में इतने सारे स्किज़म्स हैं, इतने सारे पुश पुल फैक्टर्स हैं कि उन सभी का एक साथ आना थोड़ा कठिन सा लगता है। लेकिन इसमें एक दूसरी एक बात मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि जब अगर यूएई, बहरीन जैसे जो कि अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने साइन किया है, ये करने वाले देश हैं, जब ये सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं दोहा के साथ, वो दोहा भी गए हैं। और यहीं दूसरी ओर इजिप्ट जो है वो अभी नाटो के जैसा ही क्या बोल रहा है कि जॉइंट अरब फोर्स, इसकी संभावना बहुत कम लग रही क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स व्हिच आर मिसिंग। और ये नाटो जैसा तो बिल्कुल नहीं बन सकता है कि उसके काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, ट्रेनिंग है वगैरह वगैरह, जो कि नहीं हो सकता है। लेकिन एक स्वप्न देखा है इजिप्ट ने कि क्या एक संयुक्त अरब सेना, एक जॉइंट अरब फोर्स ये शुरू हो सकती है। अब इसमें एक बहुत अहम बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इसमें जो नैरेटिव था पहले 2020 के पहले का, ट्रंप के आने से पहले का, जिसमें हम बात कर रहे थे इजराइल अरब नॉर्मलाइजेशन की, जिसमें बात हो रही थी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर आईमैक की हम बात कर रहे थे। एक ग्रुपिंग शुरू हुआ था I2U2 का, जिसमें इजराइल, इंडिया और यूएस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थे, नेगेव फोरम बना था। तो ये सभी का सभी जो है एक तरह से अगर हम देखें तो भारत के दृष्टिकोण से एक तो आईमैक है, I2U2 है, वो कहीं ना कहीं पे धूमिल होता हुआ सा दिख रहा है। और इजराइल की तरफ से भी अगर हम देखें तो अब तकरीबन 7 अक्टूबर 2023 यानी कि अब तकरीबन 700 दिन के आसपास का एक समय हो चुका है और लगातार जंग हो रही है इजराइल की और गाजा में। और दोहा स्ट्राइक ने बहुत कुछ बदला है विवेक जी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अरब देशों का जो है वो बहुत अरसे के बाद जो इनका एक 6 डे वॉर हुआ था जिसमें सब अरब देश साथ में आए थे, और उसके बाद अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे अरब देश एटलीस्ट साथ में तो आए हैं। देखिए उनके साथ उनके सामने विकल्प भी तो है दवे साहब, वो रशिया और चाइना की तरफ देख सकते हैं।
तो ये अमेरिका को जवाब होगा और इसराइल को जवाब होगा। कतर का आंसर होगा कि भाई आपने हमारी मदद नहीं की, हमने रूस से मदद मांगी, हमने चीन से मदद मांगी। और मिडिल ईस्ट में आखिर अमेरिका की दादागिरी कब तक चलेगी? विवेक जी यहाँ भाई पे वो हिंट सिक्योरिटी साइट मनी, अमेरिका सो कॉल्ड सिक्योरिटी मनी तो लेता है ना, तेल पर दादागिरी करता है, वहां के खनिजों पर दादागिरी करता है, लेकिन आपका ही एक अलाय मुल्क कतर में जाकर बम गिरा देता है दोहा में, उसकी राजधानी में, जो कि दुनिया भर में दोहा सबसे सेफ प्लेस माना जाता है। दुनिया भर की मीटिंग्स वहां पर होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स वहां पर होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है वहां पर जो दुनिया भर से जाते हैं और मीटिंग्स करते हैं। जी देखिए, कहीं पे हिंट साइट पे मैं सोच पा रहा हूं कि हो सकता है जो एससीओ समिट हुई और देखिए विश्व भर जो है वो भारत की तरफ देखता है कि भारत का रुख क्या होगा। जैसे कि अलग अलग देशों में जब ये टैरिफ वॉर चल रहा था, मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी इसकी पार्श्वभूमि का आपको देता हूं कि किस तरह से ब्राजील ने रिटेलिएट किया, वोकली बताया। कहीं ना कहीं पे चाइना भी कह रहा था कि भारत आप भी कुछ बताइए इसके बारे में, क्या करना चाहिए। भारत चुप रहा और जो भी करना था वो एससीओ समिट में करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं पे विश्व ने ये देखा है कि यूएस जो है वो अब पहले जैसा यूएस नहीं रहा है, जो अपना एक हेजिमोनिस्टिक जो एक रुख बताता था, उसका एक हेजिमनिक जो एक तरीका था, उसको कैसे हम अंडू कर सकते हैं। तो एक नया पोल इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स भी, जिसमें भारत है, मुख्य रूप से भारत, रशिया और चाइना आ गया। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है, ईरान एज इट इज चाइना के बहुत क्लोज है, काफी सारे अरब देश भी जो हैं वो चाइना के और रशिया के क्लोज हैं। तो एक अलायंस इस तरह का भी हो सकता है और ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ी एक हार मैं समझता हूं हो सकती है, जिसके पूरे मिलिट्री बेसिस अरब वर्ल्ड में है, खास करके कतार में है। तो ये उनके लिए, यूएस के लिए एक बहुत बड़ा एक तमाचा हो सकता है। नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगा, उनके कार्यकाल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगा। और क्या ये मुमकिन है, क्या मिडिल ईस्ट की कंट्री रशिया या चाइना की तरफ देख सकते हैं आफ्टर दिस इंसिडेंट? मैं चक्रवाणी सर आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। चक्रवाणी जी। विवेक जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपने और आपसे पहले जनरल सिवाच और दुबे जी ने बिल्कुल बहुत सी अच्छी चीजें कही, बहुत सही चीजें कही। 3-4 सत्य मैं एक साथ लगाना चाहता हूं। सत्य नंबर 1, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 2, इजराइल हो या वहां पे रशिया हो, इन दोनों के हाथों में पत्ते हैं। अमेरिका के हाथ में कोई खास पत्ते नहीं है, सिर्फ वो दादागिरी दिखाता है, डॉलर का जोर दिखाता है, और डॉलर का जोर जो है वो कम पड़ता जा रहा है, ये साफ दिखाई देता है। तीसरा सत्य, चाहे वो अरब देश हो एक तरफ या वो उस तरफ नेटो के देश हो, इनमें अपने आप में अंदरूनी इतनी फूट है कि वो एकजुट हो नहीं सकते। आप अरब देशों की बात करें, उनमें शिया सुन्नी के बीच में खटास है। टर्की चाहता है कि मैं पूरे के पूरे इस्लामिक मुल्क का मैं राजा बन जाऊं, मैं खलीफा हूं। उधर सऊदी अरब कहता है कि नहीं, मैं तो भाई मक्का मदीना मेरे पास है, मैं हूं, मेरे पास पैसे हैं। कतर अपनी ओन भूमिका निभा रहा है, यूएई अपना कर रहा है। यहाँ पे एक साथ हो नहीं सकते, ये तीसरा सत्य है। चौथा सत्य यह है, आप मान के चलिए, गाजा जैसे हम आज गाजा को जानते हैं, अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ सालों में इस तरह का नहीं रहेगा। आपने विवेक जी बिल्कुल सच बोला था, 80% से ज्यादा गाजा ध्वस्त हो चुका है। अब अगर गाजा को ये मान लीजिए रीबिल्ड भी करना होगा, तो सारे पैलेस्टीनियन को आपको यहां से निकाल के रेफ्यूजी कैंप में डालना होगा, और फिर उसके बाद आप वापस ला सकते हैं उनको, लेकिन बिना रेफ्यूजी कैंप में डाले हुए ये काम नहीं हो सकता। अगर वो आपने गाजा के लोगों को रेफ्यूजी कैंप भेज दिया, रेफ्यूजी कैंप कहाँ होगा? जगह सिर्फ सिनाई के पेनिनसुला में है या सीरिया में है। मेरा अपना मानना है कि या तो सिनाई या सीरिया में पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा, गाजा हो जाएगा पूरा का पूरा इजराइल के हाथ में। क्यों? क्योंकि देखिए, इजराइल ने भी अपना एक E1 प्लान था जो उनका काफ़ी पहले से था, उसको फिर से मंजूरी दे दी है, और गाजा और वेस्ट बैंक के बीच की जो ज़मीन है वहाँ पे इजरायली सेटलमेंट हो जाएंगे। अगर वहाँ सेटलमेंट आ गए तो गाजा और इसके बीच में कनेक्ट ख़त्म,
आप किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर से एक राज्य को दो हिस्सों में बांट के राज नहीं कर सकते। तो ये तो एक सत्य मान के चलिए, ये चौथा सत्य है। पांचवा सत्य यह है कि जहां तक ट्रंप का सवाल है, उसने अपने आप अपने पैरों पे, सॉरी, कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। क्योंकि देखिए, आपको अगर लड़ाई लड़नी भी है, चाणक्य भी यही कहते थे, आप सबके साथ दुश्मनी नहीं बोल सकते एक साथ, एक एक करके आप करिए। यहां पे ट्रंप ने अंदरूनी कलह बना रखी है, देश के साथ कलह बना रखी है। उसके जो सबसे अच्छे मित्र थे, मेक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी यूनाइटेड किंगडम, जापान, साउथ कोरिया और भारत, इन सब के साथ उसने टैरिफ के नाम पे, किसी के भी नाम पे उसने कलह बना दी है। और एक तरह से डॉलर का जो प्रभुत्व था वो पिछले 2-3 सालों में घटना शुरू हो गया है। यहां तक कि आंकड़े ये बताते हैं, जो 4 साल पहले डॉलर जो था 70% से ज्यादा रिजर्व करेंसीज में आता था देशों की, हिंदुस्तान की भी, वो अब 50% से कम हो गया है। हिंदुस्तान ने भी कितना सारा डॉलर बेच दिया है, बॉन्ड्स अपने। यहां तक कि जो पिछले महीने, 1.5 महीना पहले, जब यूएस ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किया था, उसको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था। तो मतलब ये साफ दिखाई देता है, डॉलर छाप के आप अपनी जो अंदर की इन्फ्लेशन है, अपना डेट है, दूसरे को बेच नहीं सकते। पांचवा सत्य जो बहुत अहम है, लड़ाई करने की क्षमता। लड़ाई करने की क्षमता आपको मालूम पड़ती है कि आप हथियार कितना बना सकते हैं। क्या आज की तारीख में अमेरिका के पास पेट्रियट मिसाइल पूरे मात्रा में है? जवाब है नहीं। जवाब यह है, इसलिए है कि 20% से कम मात्रा में जो रिक्वायरमेंट है वो अमेरिका के पास आज की तारीख में है। जितना वो यूक्रेन भेजता रहा, यूक्रेन तो ऐसा सोच रहा था कि मैं दिवाली के रॉकेट पर फुलझड़ी उड़ा रहा हूं, वो उड़ाता रहा हथियार, एम्यूनिशन बर्बाद करता रहा। तो ना नेटो के पास हथियार हैं, ना नेटो के पास एम्यूनिशन है, ना अमेरिका के पास है। यही हाल उधर ईरान का है, उसके पास भी नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। जहां तक अरब देशों का सवाल है, यहीं से तो थाड़ निकाल के वो लेके गया था इजराइल में। तो नेचुरली आप देखिए, जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है अगर कहीं है तो एक रशिया के पास है और दूसरा इजराइल के पास है। अगर यही दो देश लड़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये वॉर टाइम इकोनॉमी में चल रहे हैं, तो ये तो भाई जिसके पास लड़ने की क्षमता है वही तो जीतेगा। नहीं तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के वर्चस्व का जो टाइम था, दौर था, वो खत्म हो गया और अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है इस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया और जो सिनारियो वर्ल्ड में बनता हुआ दिख रहा है। मैं विवेक भाई का जवाब चाहूंगा इस पर, उसके बाद में मेहमद साहब और सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक जी नमस्कार और सभी को नमस्कार। देखिए हम बात कर रहे हैं ऐसे दो देशों के बीच में जो कि आज हम देख रहे हैं जो सामंजस्य जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो इजराइल और कतार के बीच में, जिनके की डिस्टेंस लगभग 2300 किलोमीटर है। देखिए इजराइल ने दोहा पर हमला किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इजराइल जो है जो हमला किया था वो दोहा पर किया था, लेकिन इसके साथ साथ समझना आवश्यक है कि वह हमास पर था। देखिए प्रश्न यह है कि ऐसी नौबत क्या आ गई, ऐसा क्या हो गया कि जो है इजराइल को हमला करना पड़ा, ऐसा क्या हो गया कि हमला जो है करना उसको ठीक लगा। देखिए इजराइल पीएम ने जो है नेतन्याहू जी ने पहले ही कह दिया था और कि आप जो है हमारे बंधकों को छोड़ दीजिए, लेकिन हमास ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और हमास ने नहीं माना इस बात को, तो उसके फलस्वरूप जो है हमला किया गया। अब देखिए जो दूसरा जो सबके जो दिमाग में एक बात उभरता है कि हमास आखिर क्या है। हमास सबको पता है क्या है, किस टाइप का संगठन है, उसके कार्य प्रणाली क्या है, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमास के लीडर कतार में क्या कर रहे थे, वहां पे अगर वो बैठे थे तो उनको कंट्रोल करने का, उनको भगाने का कतार का काम था कि नहीं। अगर कतार ने इसको नहीं किया है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और इजराइल ने वही किया। आपको जब बता दिया कि आप जो है आपके, देखिए आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन इजराइल के पास भी सुरक्षा की उसके नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो अगर कतर को उसने बता दिया था कि आपके यहाँ पे ऐसे लोग हैं और उनके अपने डिमांड भी बता दिया था, तो आपके यहाँ वह लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर जो हमला हुआ है वो हमास के ऊपर किया गया
गया था, और उसके वहां के लोग जो है जो मारे भी गए थे, हमारे के जो लीडर कुछ है। तो देखिए अब यहाँ यहाँ पे एक दूसरे पक्ष हमको समझना पड़ेगा कि हम जो दोहा में हम जो देखने जा रहे हैं कि 50 मुस्लिम से अधिक जो है कंट्री जो है, खास करके अरब लीग और जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉपरेशन है, उसके सारे देश वहां पे आ रहे हैं। अब सारे देश आएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? देखिए आज तक इन देशों ने इजराइल का क्या बिगाड़ दिया, जो आगे अब बिगाड़ लेंगे। पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये पहले के साथ थे, उन्होंने क्या कर लिया और क्या कर सकते हैं। देखिए बोलना अलग है, साथ देना अलग है, ठीक है? तो बोलना अलग होता है, साथ आना भी एक अलग होता है, लेकिन साथ देना ये अलग होता है, और बिल्कुल यहाँ पे नहीं मिलेगा। कतर में अगर हमास के लीडर अगर बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने कहा कि भाई कतर में हमास के लीडर बैठे हुए हैं, तो उसने कतर पे हमला कर दिया। कल को भारत में बैठे हुए होंगे, चलिए भारत छोड़िए, कल को अमेरिका में बैठे होंगे तो क्या करेंगे? या अमेरिका में हो सकता है हमास के लीडर्स हो अभी, इसराइल कर ले अमेरिका पर हमला। देखिए या भारत के प्रोस्पेक्ट से ले लीजिए, हमने पतविंदर पन्नू के बारे में 1000 डॉजर सौंपे। हमने मलेशिया में एक इस्लामिक प्रीचर रहता है, क्या नाम है उसका, जिसके ऊपर भारत में केस है, जाकिर नाइक, उसके लिए हमने बोला हुआ है। तो भारत ने तो ऐसा नहीं किया कि भाई आपने जा किसी भी देश के किसी मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। कतर एक छोटा सा कंट्री है और वो अमेरिका का ही अलाई है, नॉन नेटो अलाई, जैसे कि बात हो रही है इस डिबेट में। कहने का मतलब बस इतना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की चल नहीं रही है? अगर कतर डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बात सुन रहा है तो हमास के लीडर्स का पता दे देता मोसाद के एजेंट्स को। अब विवेक जी मैं आपकी जवाब को बात देता हूँ। देखिए आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, जो कतर है और एक अलाई है अमेरिका का, लेकिन सबसे जो है पावरफुल और सबसे जो है प्रासंगिक अलाई जो है और इजराइल है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका कभी इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा, वो कतर के लिए नहीं कुछ करेगा। लेकिन आपने जो ये बात कहा कि ये क्या हो रहा है, देखिए होगा वही कि इजराइल जो है देख के ठोकेगा सबको, और यहाँ पे क्या होगा ना कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं ये केवल बैठेंगे, गप्पेबाजी करेंगे, और होना कुछ नहीं है। होना ये है, देखिए आपने जो कहा ना मैं जहां तक मेरा अंदाजा है, जो खाड़ी देश आज मीटिंग कर रहे हैं वो चाइना की तरफ जा सकते हैं। चाइना के पास पैसे की कोई कमी लग रही है आज की तारीख में? विवेक जी आपने रूस की तरफ जा सकते हैं। रूस आसानी से सपोर्ट करेगा, और ना सिर्फ सपोर्ट करेगा, बोलेगा आप हमें वो बेस दे दो, मैं वहां पर ऑपरेशन शुरू करता हूं आपके लिए, और भगाओ वहां से अमेरिका को। क्या अगर मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ने की बात शुरू हो गई तो कब तक रहेगा? और अमेरिका में बैठकर, यूएसए में बैठकर मिडिल ईस्ट कब तक कंट्रोल करेगा? बेशक उसकी नेवी फ्लीट बहुत बड़ी है, और वो बोलिए, आप बोलिए विवेक जी मेरी बात सुनिए। अमेरिका जो है सबको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। 100% से ज्यादा उसकी जो जीडीपी उससे ज्यादा उसका डेट है, और डीडॉलराइजेशन अगर स्टार्ट हो गया तो अपने आप वो समस्या में आ जाएगा। ये एक अलग है, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो चुका है अमेरिका, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, और इसलिए ग्रेट जो अमेरिका को ग्रेट बनाने की मुहिम लगातार चल रही है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर आप यूरोपियन यूनियन से, आप चाइना से, आप ब्रिक्स कंट्री से, मीन्स अगर इंडिया को इंक्लूड करके अगर आप दुश्मनी ले लोगे तो आप अपना सामान बेचोगे कहाँ? तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन देखिए हमको समझना पड़ेगा, इजराइल जो है वो अलग तरीके का देश है, वह जो है जानता है कि हमको कैसे और कब जो है हमको हमला करना है, और 50 साल से झेल रहा है, और वो किसी के सामने झुका नहीं है। देखिए जो एक हो रही है मीटिंग, मैंने बार बार कहा केवल मीटिंग होगी, साथ आएंगे, मैं बस देने वाला नहीं है। इजराइल जहां अटैक कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो ठीक है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अमेरिका का बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ चुका है, जो जिस तरह की रणनीति पर वो लोग चल रहे हैं? मैं मेहमद जी से इसका जवाब चाहूंगा। इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या देख रहे हैं? आने वाले 10 साल में अमेरिका को कहां देख रहे हैं मेहमद जी आप, इनकमिंग 10 ईयर्स? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक रूटीन हमारा वो प्यारे मेहमान कुछ कहा कि उसके बारे में कुछ सुनवाना चाहता हूँ। सबसे पहले यह है, कोई शक नहीं है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं। इसी के सिलसिले में आप कोई सबूत नहीं कर सकता, क्योंकि 1948 से इस तरफ एक लोग है, उस पर सब कुछ किया जा रहा है। और 2 साल से पहले 2022 से पहले इस तरफ अभी एक नया रिपोर्ट आया है, डॉक्टर जिदेओन पोलिया एंड प्रोफेसर रिचर्ड हिल के। वो ये कहता कि अब तक 7 अक्टूबर से इस तरफ 600
380,000 गाजा की पीपल मारा गया है और इनमें से 380,000 वो बच्चे हैं 5 साल की नीचे। तो उधर एक जेनोसिड है। और इससे पहले भी हमास अपने सरजमीन को और अपने लोगों को हिमायत करने वाला एक तंजीम है और एक सियासी तंजीम भी है कि वो इंतखाबात में जीत गया था और गाजा में एक हुकूमत बनाया था। अगर फर्ज करें हमास टेररिस्ट तंजीम है तो इसराइल के लिए हम क्या कह देंगे? अगर आप ये कहना पसंद करेंगे कि 7 अक्टूबर में वो इसराइली मारा गया है, वो 2000 भी नहीं, 2000 भी नहीं, लेकिन अभी हम तकरीबन 500,000 5 लाख से ज्यादा लोग को हम, ये कोई हैवान जानवर नहीं, ये इंसान है, उनमें से आधा तकरीबन बच्चे हैं। तो इसीलिए हमास एक टेररिस्ट तंजीम नहीं। दूसरा बात यह है, तुर्की के बारे में आपकी मेहमान प्यारे मेहमान एक इल्ज़ाम लगाया तुर्की को कि तुर्की ये कहता कि भाई हम खलीफे हैं और सारा मुसलमान है, हम हमारे ताबी होना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं। अब तक अगर ताइब एर्दोआन का भी ऐसा कोई बात नहीं और तुर्की की कोई गवर्नमेंट की भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं। हमारा तुर्की की जो हुकूमत है उनकी पॉलिसी मुसलमान मुल्क भी हो या गैर मुसलमान मुल्क भी हो, उनके लिए ये है कि विन विन की बेसिस पर वो ट्रेड करना है और एक दूसरे से मुआमला करना है। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं। और वो आखिरी जो मेहमान था ये कह रहा था कि भाई इसराइल कतर को नहीं हमास को निशाना बनाया। ये कैसा हो सकता है? अगर मैं ये कहूँ कि कोई इंडिया के दुश्मन दलाई लामा को मारे इंडिया में, आप क्या कह देंगे? ये एक सोर्नित की बात है, हमास की बात नहीं। अगर हमास टेररिस्ट तंजीम है, इसराइल इनसे क्यों वो क्या कहे उसकी मेडिएशन और सीज फायर की जो नेगोशिएशन है उसको क्यों करता? तो इसीलिए ये बात ऐसा नहीं, ये एक सोर्निटी की बात है। और मैं ये कबूल करता है कुछ ऐसा मुल्कों हैं इसी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट है उसमें क्या नाम था, एक मिनट, मैचर मैच के आंसू बहा रहा है वो एला के, ये सही बात है। लेकिन जो इस्लामिक काउंट्रीज है उसकी जो तंजीम मस्जिद अक्सा की जलाने की कोशिश पर बनाया गया था। तो ये भी शायद एक तारीखी बात हो सकता कि आपकी मेहमान भी ये बताया था, मिस्र की एक प्रपोजल था एक मिलिट्री टास्क फोर्स बनाने की, ये अहम बात है। और अमेरिका के बारे में मैं ये कह सकता शायद ट्रम्प के ज़माने में अमेरिका की कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि आप इंडिया के तौर पर आपको पता है इंडिया अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ये कोशिश किया कि इंडिया को चाइना और रूस की तरफ वो पुश किया। इसीलिए इसे जो पॉलिसीज है डोनाल्ड ट्रम्प के, वो जो मुश्किल हालत के अभी एक यूनाइटेड स्टेट्स है उसको खराबतर करेगा। और मुझे ये थाउट है कि शायद ट्रम्प के ज़माने में यूनाइटेड स्टेट्स की कोलैप्स हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में अमेरिका को नुकसान होने जा रहा है, कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके बाद विवेक भाई मैं आपके पास आऊं। सिवाज सर एक बार बोलने प्लीज। हाँ देखो विवेक, सच्चाई ये बात है कि कुछ एक पॉइंट में मुझे पूरा पता है कि सारे पैनलिस्ट नहीं एग्री कर रहे होंगे जो हमारे गेस्ट थे। उसका यही है कि इसमें कोई शक नहीं, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने जो 7 अक्टूबर 2023 को किया वो टेररिस्ट एक्शन था। और देखें
जो कि हमास गाजा पट्टी के अंदर रूल कर रहा था, जितना भी पैसा आया था उसने एक प्रकार लोगों के ऊपर नहीं लगाया, उसने डिफेंसिव बनाई, टनल डिफेंसिव बना दी। इससे बड़ी टनल डिफेंसिव वर्ल्ड में नहीं है। और मेरे को ये विश्वास है जब तक ये सांप का हुड नहीं खत्म हो जाएगा, हमास को कुचला नहीं जाएगा, इजराइल नहीं रोकने वाला। और अमेरिका और इजराइल इसको सेम पेज पे है। आप समझे, बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो नहीं थी सेम पेज पे नेतन्याहू से, और वो मतभेद था। मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है नेतन्याहू से कि जब तक वो ये सोचें कि हमास का हमने कंट्रोल बिल्कुल खत्म कर दिया है और पूरा गाजा पट्टी उनके कंट्रोल में है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। ये जो बाकी लोग मिल रहे हैं ओआईसी के, अरब कंट्रीज के, ये दिखावा है, इनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है। अमेरिका का अभी भी अस्तित्व रहेगा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वहां ऑयल है, उसकी बेसिस है। हाँ, वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे ये सारा टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड जा रहा है। जब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत को धकेला है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि एक भारत जैसा देश जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, क्वाड का मेंबर था, अपनी मूर्खता के कारण उसने एक प्रकार पुश किया है। ये सच्चाई है रूस और चीन की तरफ। मुझे लगता है उसको जल्दी से जल्दी चेंज करेगा, नहीं करेगा तो नुकसान होगा। ठीक है, विवेक जी तो कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विवेक जी। देखिए विवेक जी, मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए अभी कहा गया जो हमारे जो फॉरेन के जो तुर्की से जो मेहमान हैं, देखिए इंडिया अपने आप में एक महाशक्ति है। रही बात हम सबके साथ हैं, हम अमेरिका के भी साथ हैं, हम चाइना के भी साथ हैं, हम रशिया के साथ हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, और हम सऊदी अरब के भी साथ हैं, और फिलिस्तीन के साथ भी हैं। अभी हमने यूएनएचआरसी में फिलिस्तीन के लिए वोट किया है। टू नेशन थ्योरी। कंप्लीट कर लो बिल्कुल विवेक भाई, मैं कंप्लीट कर दो अपनी बात। तो भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबके साथ है, जो सही है वो सबके साथ है। रही बात अभी जो बात आई थी, इंडिया जो है, आपको मैं बता दूं, इंडिया जो है कतार नहीं है कि वहां पे हमास के जैसे लीडर जो है वहां पे पनपेंगे और यहाँ पे उनको शरण दी जाएगी। रही बात आपने कहा कि ये जो हमास है ना, वो एक अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। तो जरा आप बताइए कि अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आपको सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं हम अच्छा, ये थोड़ा सा डिबेट डिविएट हो जाएगा। हम इजराइल हमास पर बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अगर आप हमास के एक्शन को टेररिस्ट एक्शन पूरी दुनिया में माना गया, हर किसी ने माना। इजराइल ने बदला ले लिया, हमास के लीडर्स को मार दिया। अब जो इजराइल कर रहा है उसको क्या डेफिनेशन देंगे आप? ये सवाल मुझे है? नहीं, ये मैंने विवेक जी से पूछा है। देखिए विवेक जी, इजराइल जो है, देखिए हर देश को अपने संप्रभुत्व का अधिकार है, हर देश को अपने सर लोगों के 5 लाख लोग गाजा पट्टी में रहते हैं। देखिए इसमें केवल इजराइल का ही हाथ नहीं है। जब लड़ाई होगी जाहिर सी बात है उसमें जो है लोगों की जाने जाएंगी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन केवल उसमें आप इजराइल को देखिए, जब अगर कोई भी झगड़ा होता है कि दो पक्षों के बीच में होता है। ठीक है, चक्रपाणी जी कुछ कहना चाह रहे हो? सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। चक्रपाणी जी। अच्छा विवेक जी, ऐसा है, मैं दूसरे विवेक जी से बिल्कुल सहमत हूं। ये मान के चलिए जो इजराइल ने किया कतर में वो सेल्फ डिफेंस था। यही अमेरिका ने किया था जब ओसामा बिन लादेन को मारा था। यही चीज खशोगी के साथ हुई थी। यही चीज टर्की करता है जब वो कितने सारे लोगों को, कर्ड्स को मारता है। ये सब चीजें जो हैं ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये कोई नई चीज नहीं हुई है। ये पहली बार नहीं हुई है, ना ही ये आखिरी बार हुई है। ये आप मान के चलिए। तो इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम के फॉल होने का सबसे बड़ा रीजन तो यही नजर आता है, अगर आने वाले 5-10 सालों में हुआ, कि वो मिडिल ईस्ट को भी नहीं संभाल पा रहे। कल को सऊदी पर हमला हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? बहरीन पे हो जाएगा, कुवैत पे हो जाएगा, क्या करेंगे? तो ये फिर कहते हैं भाई हमें अरब फोर्सेस चाहिए। अब अरब फोर्सेस, जी आप अरब फोर्सेस बने नहीं बने मुझे नहीं पता, क्योंकि डिफरेंसेस इनमें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अमेरिका से मोह भंग हो रहा है ना, मोटा मोटी बात ये पकड़कर चल रहे हैं अभी। करेक्ट, अमेरिका का प्रभाव कम पड़ रहा है, वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन अमेरिका को रिप्लेस कौन करेगा? क्या चीन कर सकता है? मेरा मानना है नहीं। बोल्ड अंडरलाइन, बोल्ड कैपिटल्स में नहीं। देखिए पाकिस्तान में चीन हस्तक्षेप कर सकता था, किया नहीं। ईरान में कर सकता था, किया नहीं। रेड सी में जब हूती मिसाइल दागते हैं और चीन के जहाज बाहर होते हैं और वो मदद के लिए जा सकते हैं, रूल, इंटरनेशनल रूल्स यही कहते हैं, समुद्र के जो रूल्स हैं,
ROR के, वो कहते हैं कि आपको अगर आपने एक SOS मैसेज मिला है, आपको तुरंत जाना चाहिए। चीन के जो पानी के जहाज से जो वहां थे, क्या किया उन्होंने? अपना रेडार ऑफ किया, अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ किया और जिबूती के अंदर घुस गए। भारतीय नौसेना गई थी वहां पे। तो चीन के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो जो सैनिक रूप में कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरी बात, क्या चीन के पास फाइनेंशियल वेयरविदॉल है? मेरा अपना मानना है नहीं। चीन कहता है Your मेरी audio अर्थव्यवस्था problem, 4% से PCR. बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है, लेकिन उसका एक मेजर 30% उसका GDP का हिस्सा क्या है? कंस्ट्रक्शन। वो तो गिरा हुआ है, माइनस में चल रहा है। दूसरा कंस्ट्रक्शन 30-45% है मैन्युफैक्चरिंग, वो तो और भी नीचे गिरी हुई है। कहां से उसका GDP बढ़ रहा है? ये तो एक है ना, कौन फाइनेंशियल कुकबुक चल रही है अगर वहां अगर पे। ऐसा सिचुएशन बना तो रसायन रिप्लेसमेंट कौन बन होगा? रहा है जी, किचन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दवे साहब से इसका जवाब लेते हैं, उसके बाद मैं मेहमद साहब से जल्दी सवाल ले लूंगा। दवे साहब, अगर ऐसा सिचुएशन बना, आपको नजर आता है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, क्या वाकई अमेरिका को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी मल्टीपोलर वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में? जी देखिए, उसके पहले एक तीन बात मैं जरा कमेंट्स अपनी कर दूं कि हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओनली इफ डॉग्स एंड कैट्स कैन फ्लाई। तो ये तो पूरी तरह से एक वास्तविकता है कि जो सभी जानते हैं, हम ऐसे देश नहीं हैं जो गुड एंड बैड टेररिस्ट की डेफिनेशन में फंसते हैं या गुड एंड बैड टेररिस्ट की तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमास एग्जैक्टली। इज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात जो हमारे गेस्ट ने कही, कॉमोडोर चक्रपाणी जी के कमेंट पे, चक्रपाणी जी ने बहुत सही कहा कि जो तुर्की है और उसमें भी स्पेसिफिकली अर्दोगान, वो इस्लामिक वर्ल्ड की चौधराहट जो है वो करना चाह रहा था। इसीलिए कश्मीर के इशू पे भी उसने यूएन में बात कही है। और मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की, इनका एक एक्सेस मिला के वो चाह रहा था कि कहीं ना कहीं पे वो एक इस्लामिक वर्ल्ड का एक जो खलीफेट है वो वापस फिर से आए। वो बात कमोडोर चक्रपाणी जी ने कही और आई थिंक दिस इज द राइट एनालिसिस एज वेल। Coming back to this, that yes, world is moving towards a multipolar regime. यहाँ पे अलग अलग जैसे एक तरफ से जैसे हमने देखा कि रशिया और ब्रिक्स नेशन जो है वो करीब आ रहे हैं। और ये डी डॉलराइजेशन का जो समय आ रहा है, जैसे करीब करीब आ रहा है, यूएस अब वो देश नहीं रहा है। यूएस आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जैसे जैसे उनकी एक तरफ परतें खुल रही हैं, जिस तरह से वो जो ऑलरेडी भारतीय यहाँ रह रहे हैं उनके साथ भी उनका जो व्यवहार हो रहा है, तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आएगा और इसमें भारत और भारत के साथ ब्रिक्स देशों का जो समूह है वो एक बड़ा फैक्टर निकलेगा। और जिसमें पहले भी जैसे एक विवेक जी ने बताया कि भारत एक विश्व बंधुत्व की तरह मानता है, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो या चाहे वो कुछ भी बात हो। हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम अपने सैनिक भी तैनात रखते हैं और हम ये भी दम रखते हैं कि हम चाइना के साथ बातचीत भी कर सकें, उनके साथ शेक हैंड भी कर सकें। जी, तो क्या भारत अब एक जल्दी से एक सवाल मैं मेहमद जी से ले लूं, क्या अरब फोर्सेस का गठन होना चाहिए? अरब फोर्सेस बननी चाहिए मेहमद जी? अरब फोर्सेस बनना मेरा ख्याल में ज़रा सा मुश्किल बात है, क्योंकि सऊदी अरबिया ने तकरीबन 2-3 साल पहले एक मुस्लिम नाटो की एक बात कह रहा था, लेकिन उसमें से कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि इसराइल के लिए हार्ड एक्शन होना चाहिए। अगर कोई हार्ड एक्शन इसराइल के खिलाफ ना हो तो वो इम्पुनिटी में ऐसा चले जाएंगे। आपके जो मेहमान ये कहा कि कतर और इंडिया सेम नहीं है, मैं ऐसा कुछ बात नहीं किया। इंडिया मेरा नज़र में एक सेमी सुपर पावर है, तो कतर एक छोटा सा मुल्क है, सही एक रिच नेशन है, लेकिन इंडिया से कभी ये मुकाबला और कंपैरिजन नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया एक बहुत लिहाज से एक सेमी सुपर पावर है। बिल्कुल। दूसरा बात ये है कि खिलाफत के दावा की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुर्की की जो पॉलिसी है वो ये है कि विन विन की बेसिस पर
चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई अरब मुल्क हो, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप हो, कि यूरोप हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है, हम अपनी पॉलिसी आगे बढ़ाना चाहता। भाई आप तो नेटो के भी मेंबर हैं। जी बिल्कुल। मेहमद भाई, आप लोगों को ज्यादा आवाज उठानी चाहिए इजराइल के खिलाफ, और अब इनफैक्ट नेटो में है तो आपको बोलना चाहिए कि भाई इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही सीमित था, तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम यही क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात पे तारीफ करना चाहूंगा, आपकी हिंदी काफी अच्छी है मेहमद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिवाज सर आपका भी धन्यवाद, चक्रपाणी जी आपका भी शुक्रिया, दवे साहब आपका भी शुक्रिया, और विवेक भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।